गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अभी हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर कंटिन्यू करेंगे और एटॉमिक स्ट्रक्चर का लेक्चर 2 जिसके अंदर हम लोग पढ़ रहे थे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, मैक्सवेल थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, पूरा एटॉमिक स्ट्रक्चर ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो 11th क्लास के लिए भी है और 12th क्लास के लिए भी है आपका। रदरफोर्ड मॉडल कंप्लीट। सेकेंड मॉडल था जो मैक्सवेल थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। लास्ट क्लास मैंने आपको बता दिया था, लास्ट क्लास मैंने आपको ऐसे पेन कि ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, तो इसके परपेंडिकुलर एक ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड और इसके परपेंडिकुलर एक ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है। सो लाइट या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज कॉम्बिनेशन ऑफ ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड एंड ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। ये हम लोग कंप्लीट कर चुके थे, सारा स्टेटमेंट मैंने लिख दिया था, डॉट प्रोडक्ट बता दिया था, प्रोपेगेशन कांस्टेंट, यूनिट वेक्टर उसके अलॉन्ग बता दिया था मैंने आपको। जो आपको थ्योरेटिकल पार्ट था मैक्सवेल का ड्राइंग करके कंप्लीट कर दिया था। अभी और है, बहुत सारा थ्योरी है। ये एक जनरल टॉपिक है जो एनी बैंक के एग्जाम में, एसएससी एग्जाम में, आईएएस के एग्जाम में या 12th क्लास या 11th क्लास या सारे मेडिकल इंजीनियरिंग में पूछा जाता है आपको। एटॉमिक स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, 11th 12th नीट, आईटी मेन, आईटी एडवांस के लिए लेक्चर 1 कंप्लीट हो गया हम लोग का। लास्ट क्लास हम लोग थ्योरी पढ़ लिए थे इसके बारे में। अभी और है, बहुत थ्योरी ही, इसमें बहुत सारा थ्योरेटिकल पार्ट है और जनरल नॉलेज का टॉपिक है। नेक्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट थ्योरी ही है, अभी 1-2 क्लास और लगेगा थ्योरी में। सेकंड पॉइंट, नंबर 1, देखिए जितना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, जैसे अभी तो आप नहीं जानते, अभी मैं बनाऊंगा, आज तो मैं लिस्ट कंप्लीट करूंगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का। बट जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है जिसमें कॉस्मिक रे आता है, गामा रे आता है, एक्स रे आता है, विजिबल है, अल्ट्रावायलेट है, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, रेडियो वेव, बहुत सारे 8 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो हम लोग को जानना है, सिलेबस में पढ़ना है, वो सारे रेडिएशन ट्रांसवर्स वेव है। ठीक है, क्योंकि 9th क्लास 10th क्लास में हम लोग 2 वेव पढ़ते थे कि एक वेव मान लीजिए ऐसा वेव चल रहा है, इस तरह से ऐसे 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 वेव चल रहा है, और एक वेव ऐसे चलता, इस तरह से ऐसा वेव चलता था। तो इस वेव को बोलते थे लॉन्गिट्यूडनल वेव और ये वेव ट्रांसवर्स वेव है। तो जो भी रेडिएशन आप जानते हैं, सोलर एनर्जी, सनलाइट आ रहा है, घर में आपका बल्ब जल रहा है, उससे लाइट जो आ रहा है, सारा का सारा लाइट जो है वो ट्रांसवर्स वेव है। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, जितने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जानते हैं सब ट्रांसवर्स वेव है, ये ट्रांसवर्स वेव है। साउंड जबकि था लॉन्गिट्यूडनल वेव, 9th क्लास में भी था कि मैं अगर बोल रहा हूं तो ये जो साउंड हुआ, साउंड यहां से प्रोपिगेट करेगा, ऐसे प्रोपिगेट करता है लॉन्गिट्यूडनल वेव होते हुए। जबकि लाइट, रूम में लाइट है, रूम में लाइट हुआ, बल्ब से लाइट हुआ, सन से लाइट हुआ या रेडिएशन हुआ, तो वो सारा जो लाइट वेव है या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है सब ट्रांसवर्स वेव में आएगा। तो छोटा छोटा प्रॉपर्टी मैंने बताया कि ये बेसिक साइंस का फंडामेंटल टॉपिक में आता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, पूरा एटॉमिक स्ट्रक्चर ही एक फंडामेंटल टॉपिक है। फर्स्ट प्रॉपर्टी, छोटा छोटा प्रॉपर्टी हम लोग लिखेंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन रेडिएशन और ट्रांसवर्स वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या लाइट कहेंगे, वो ट्रांसवर्स वेव है। आप ड्राइंग ऐसे बना लेंगे और इस तरह आप कर्व बनाएंगे। लाइट कहेंगे या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ट्रांसवर्स वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन भी लिख सकते हैं, ट्रांसवर्स वेव हो। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का हम लोग प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो भी है, सन से जो लाइट निकल रहा है, वो रूम में बल्ब हुआ उससे लाइट निकल रहा है, आपकी कॉपी की तरफ जो बल्ब से जो लाइट आ रहा है बल्ब से, वो सारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है।
और वो ट्रांसवर्स वेव ऐसे ऐसे अप डाउन करते हुए मूव करते रहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, ये जितने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है दे डू नॉट रिक्वायर्ड एनी मीडियम फॉर प्रोपेगेशन। कोई मीडियम की जरूरत नहीं है। जैसे आप जानते हैं, सोचिए यहाँ पे ये सन है, सन यहाँ है और अर्थ जो यहाँ पे हो गया, और इनके सन और अर्थ के बीच में आप जानते हैं लाखों किलोमीटर, ये एक दो नहीं लाखों करोड़ों किलोमीटर का डिस्टेंस है यहाँ पे। फिर भी लाइट, जब सुबह लाइट आता है तो सनलाइट जो है वो एकदम फास्ट ट्रेवल करते हुए अर्थ पे चला आता है बिना मीडियम का, क्योंकि यहाँ सन और अर्थ के बीच में पूरा वैक्यूम है, खाली जगह है, मीडियम बहुत कम है। अर्थ के जस्ट सरफेस से 20 किलोमीटर ऊपर जा रहे हैं, वहीं तक तो मीडियम रहता है। तो मैं ड्राइंग कर दे रहा हूँ क्योंकि साइंस को पढ़ने का तरीका ही है कि आप ड्राइंग करें, मैक्सिमम ड्राइंग करके आप प्रेजेंट करें चीज़ों को। सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ट्रांसवर्स वेव है, आप ड्राइंग करके ऐसे बनाएं कि ये ट्रांसवर्स वेव है। अच्छा, ऐसे वेव के लिए कोई मीडियम की जरूरत नहीं है, बिना मीडियम का ये ट्रेवल करते हैं। और सबसे सिंपल एग्जांपल सन और अर्थ, इनके बीच में जो ट्रांसफर हो रहा है एनर्जी वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन do not require any medium for propagation. So electromagnetic radiation do not require any medium for propagation. कोई मीडियम की जरूरत नहीं है। आप फिगर बना के दिखा दें आप। सो आप सन को दिखाएगी, यहाँ सन है, सो साइंस को पढ़ने का तरीका है कि आप ड्राइंग, मैक्सिमम ड्राइंग आप करें और समझाएं उसमें। सन, अर्थ को आप ग्रीन कलर से बनाएंगे, अर्थ को ग्रीन हाउस भी बोलते हैं। इतना ज़्यादा प्लांट है अर्थ पे, इतना वाटर रहता है कि अर्थ ब्लूइश ग्रीन बॉल टाइप का दिखता है, तो अर्थ ग्रीन हाउस हो गया। और ये स्काई जो ब्लू कलर का, ये ओजोन लेयर, या आप स्कैटरिंग ऑफ लाइट पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पे ओजोन लेयर है। सो यहीं पे मीडियम जो है आपका बस इतना ही दूर है, अर्थ सरफेस से मैक्सिमम 20 किलोमीटर, उसके आगे ऊपर मीडियम छोड़ना है। ये जो एयर मीडियम है, यहाँ पे एयर मीडियम जो आप अर्थ सरफेस पे फील करते हैं, जैसे हम लोग हैं यहाँ पे अर्थ सरफेस में, हम लोग सांस लेते हैं, ऑक्सीजन बॉडी में जाता है, CO2 डिस्चार्ज करते हैं। तो ये जो मीडियम हमारे रूम में है वो बहुत ज़्यादा दूर तक नहीं है, ये सिर्फ आप अर्थ से 20 किलोमीटर, आप अर्थ सरफेस से 20 किलोमीटर पे भी बहुत कम हो जाता है। 8 किलोमीटर के बाद ये घटना शुरू हो जाएगा, और बस एयर मीडियम 20 किलोमीटर तक ही है। बाकी उसके बाद लाखों या करोड़ों किलोमीटर का डिस्टेंस है, वैक्यूम है, नो एयर नो मीडियम, कोई मीडियम नहीं। वैक्यूम है जो करोड़ों लाखों किलोमीटर का डिस्टेंस है, जो वैक्यूम है। फिर भी सुबह होता ही है तो आप देखते हैं कि यहाँ से सनलाइट जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन वो इंटर कर जाता है अर्थ में। देखिए लाइट इंटर कर गया। तो यह है लाइट या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन डू नॉट रिक्वायर्ड एनी मीडियम। यहाँ कोई मीडियम की जरूरत नहीं है। मीडियम बस थोड़ा सा दूर यहीं पे अर्थ पे, बस जहाँ हम लोग सांस ले रहे हैं यहाँ पे, और बस इसके ऊपर चलते जाइए तो 20 किलोमीटर तक ही मीडियम है। उसके ऊपर तो वैक्यूम। इवन आप माउंट एवरेस्ट के लिए पढ़ते हैं, माउंट एवरेस्ट के लिए अगर ऊपर जाएंगे तो वहाँ एटमॉस्फेरिक प्रेशर हाफ से भी कम हो जाता है। जो आप सांस ले रहे हैं वहाँ पे सांस भी नहीं ले पाइएगा, ऑक्सीजन सिलेंडर कैरी करना पड़ता है। सो मीडियम जैसे जैसे ऊपर जाएंगे मीडियम कम होगा, और सिर्फ अर्थ से 20 किलोमीटर ऊपर जाते ही है मीडियम एकदम खत्म हो जाता है, पूरा वैक्यूम हो जाएगा। और वैक्यूम होने पे नो मीडियम नो एयर कुछ नहीं है, फिर भी लाइट सनलाइट बिना मीडियम का ट्रेवल कर जाता है। तो ये प्रॉपर्टी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की एक ट्रांसवर्स वेव है और बिना मीडियम का प्रोपेगेट करता है, नो मीडियम फिर भी लाइट ट्रेवल करता है। तो सन से आप लाइट निकालेंगे और बिना मीडियम का ये प्रोपेगेट करते रहता है। नेक्स्ट,
जितना भी मैंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आपको सिखाया अभी मैं लिस्ट बनाऊंगा, जस्ट 10 मिनट और लगेगा, मैं लिस्ट यहाँ बना दूंगा आपको। वो लिस्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है और वो जनरल नॉलेज का लिस्ट है। तो जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, जिसमें कॉस्मिक हो गया, गामा हो गया, एक्सरे हुआ, अल्ट्रावायलेट, विजिबल, इंफ्रा, माइक्रो, रेडियो, जो भी है रेडिएशन, सबका स्पीड जो होता है एक जैसा, स्पीड ऑफ लाइट। सारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है एक ही स्पीड से चलता है, वो स्पीड ऑफ लाइट। 8 रेडिएशन है बट सबका सारा रेडिएशन का स्पीड एक जैसा, स्पीड ऑफ लाइट। थर्ड, सो नेक्स्ट लिखेंगे स्पीड ऑफ equal to C. C is a 3 into 10 to the power 8 meter per second, equal to speed of light. So जितने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है सब एक कांस्टेंट स्पीड से इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट से मूव करते हैं। सो सारा स्पीड जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का, सबका स्पीड एक जैसा। आप यहाँ पे फिगर बना के दिखा देंगे, बाकी मैं अभी लिस्ट बनाऊंगा। So, जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आपको पढ़ना है वो मैं लिस्ट अभी बनाऊंगा, बट यहाँ ड्राइंग बस करके ऐसे दिखा देंगे। सन एक कॉमन सोर्स बोला है, देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का जो कॉमन सोर्स है सन, सन से सारा रेडिएशन इमिट करता है। तो जो भी रेडिएशन इमिट किया है यहाँ से, सारा रेडिएशन ऐसे ट्रांसवर्स पे बना देंगे। लिस्ट लिखना हो तो आप छोटा सा लिस्ट ऐसे लिख लेंगे कि ये कॉस्मिक है। मैं सबको समझा दूंगा। कॉस्मिक हुआ ना, उसके बाद गामा ऐसे लिख लेंगे, गामा, फिर एक्सरे कर लीजिए, अल्ट्रावायलेट, विजिबल, इंफ्रारेड, माइक्रो, रेडियो। जितने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का स्पीड सबका एक ही स्पीड, सारे लोग एक ही स्पीड, स्पीड ऑफ लाइट, सबका स्पीड सेम। सो कांस्टेंट स्पीड, थ्री इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, कांस्टेंट स्पीड से मूव करते हैं। ये था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का कुछ प्रॉपर्टी, सिंपल प्रॉपर्टी कि सारा रेडिएशन जो है ट्रांसवर्स वेव है, ट्रांसवर्स वेव इस तरह से मूव करेगा, कोई मीडियम की जरूरत नहीं है। सन से जो लाइट वेव आ रहा है कोई मीडियम नहीं है, पूरा वैक्यूम है, फिर भी लाइट ट्रेवल कर रहा है, ठीक है। और सब लोग का जितने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आपका कॉस्मिक, गामा, एक्सरे, अल्ट्रावायलेट, विजिबल, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, रेडियो वेव, सबका स्पीड एक ही स्पीड, स्पीड ऑफ लाइट। सो एयर में या वैक्यूम में, मीडियम में नहीं, मीडियम में करिएगा जैसे आप ग्लास के अंदर, वाटर के अंदर, तब तो स्पीड वेरी करेगा, ठीक है। तो वो तो हम लोग 9th क्लास में, 10th क्लास में पढ़े हुए हैं, या आगे 12 में पढ़ेंगे भी। बट हम लोग बात करें एयर में, जब सन से लाइट निकला तो सारा रेडिएशन एक ही स्पीड से दौड़ेगा और वो है स्पीड ऑफ लाइट। कुछ 10th क्लास की बात करेंगे तो ये है आपका ट्रांसवर्स वेव, जो लाइट के लिए, या घर में बल्ब जल रहा है, रूम में आपका जहाँ स्टडी कर रहे हैं वहाँ बल्ब जल रहा है, वो बल्ब से जो लाइट आया
वो आपके पास जो लाइट आ रहा है वो है ट्रांसवर्स वेव। साउंड, जबकि साउंड वेव जो मैं बोल रहा हूं और आपको सुनाई दे रहा है, तो ये जो साउंड प्रोपेगेट कर रहा है ये ट्रांसवर्स नहीं, ये लॉन्गिट्यूडनल वेव। और साउंड वेव के लिए मीडियम चाहिए, इसके लिए मीडियम नहीं चाहिए, बट साउंड वेव के लिए मीडियम चाहिए। और साउंड का स्पीड वेरी करता है, इसके तीनों उल्टा है। जैसे ये आप ट्रांसवर्स वेव है, साउंड लॉन्गिट्यूडनल वेव हो गया। ये मीडियम इसको नहीं चाहिए, साउंड वेव को मीडियम चाहिए। बिना मीडियम का तो साउंड प्रोपेगेट कर ही नहीं सकता, ठीक है। इसका स्पीड कांस्टेंट होता है, ये स्पीड कांस्टेंट है, स्पीड ऑफ लाइट। ये कोई भी महीना हो, जनवरी का महीना हो, दिसंबर का महीना हो या मई जून का हो, टेम्परेचर हाई हो, टेम्परेचर लो हो, वेदर का कोई फर्क नहीं पड़ता, ये कांस्टेंट स्पीड से मूव करेगा। साउंड का स्पीड वेरी कर जाता है। जनवरी का महीना जहाँ लो टेम्परेचर रहेगा स्पीड अलग हो जाएगा। जून जुलाई का महीना है जहाँ टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा एकदम स्पीड चेंज कर जाएगा। साउंड वेव अलग है। सो नेक्स्ट पॉइंट इसका उल्टा है, तो थोड़ा सा 9th क्लास 10th क्लास रिवीजन करते हुए चलेंगे। सो नोट करेंगे। फोर्थ पॉइंट, साउंड वेव और लॉन्गिट्यूडनल वेव। साउंड वेव एक लॉन्गिट्यूडनल वेव। ड्राइंग करेंगे। यहां पे एक पॉइंट और लिख लेंगे, which required a medium। मीडियम फॉर प्रोपेगेशन। which required a medium for propagation, ठीक है, इसमें मीडियम चाहिए। नेक्स्ट ड्राइंग कर लेंगे। आप ड्राइंग ऐसे कर लेंगे कि मान लीजिए कि सोर्स ऑफ साउंड, मान लिया ऑब्जर्वर मैंने यहां बना दिया। इस क्लासरूम है, क्लासरूम में मान लीजिए कि कुछ स्टूडेंट बैठे हुए हैं और मैं क्लास ले रहा हूं, तो ये ऑब्जर्वर हो गया, ठीक है। मैंने ड्राइंग कंप्लीट कर दिया है और ड्राइंग में ये था कि साउंड वेव जो है, जैसे सोर्स ऑफ साउंड, ऑब्जर्वर, जैसे हम लोग क्लासरूम के लिए ही डिस्कस कर लें। अगर हम लोग का जो क्लासरूम होता है, क्लास हो रहा है, मैं लेक्चर ले रहा हूँ, मैं आपको क्लासेस कंप्लीट कर रहा हूँ, लेक्चर ले रहा हूँ, आपको प्रेजेंट कर रहा हूँ, मैं कुछ बातें आपको समझा रहा हूँ, तो जो भी साउंड मैं प्रोपेगेट करूँगा वो साउंड जो हो आपकी तरफ जाएगा, जो साउंड, ठीक है, वो उसके लिए मीडियम चाहिए, ठीक है। एक मीडियम का रिक्वायरमेंट है और वो मीडियम है हमारे क्लासरूम में एयर। आप जानते हैं एयर, जैसे ही मैंने साउंड, जैसे आपका क्लास लेना शुरू किया, तो जो साउंड मेरा मुंह से जो निकला, मेरे जस्ट फेस के सामने यहाँ पे एयर है, एयर में नाइट्रोजन होते हैं, ऑक्सीजन होते हैं, CO2 गैस है, वाटर है, हीलियम है, बहुत सारी गैस है। तो जैसे साउंड मैंने बोला, वो नाइट्रोजन ने साउंड जस्ट एब्जॉर्ब कर लिया, वो प्रोपगेट करके ऑक्सीजन को ट्रांसफर करेगा, वो CO2 को ट्रांसफर करेगा, ऐसे मूव करते हुए आपकी तरफ साउंड प्रोपगेट करेगा। तो साउंड वेव जो है लॉन्गिट्यूडनल वेव, लॉन्गिट्यूडनल ऐसे ऐसे वेव चलेगा, इसके लिए मीडियम जरूरी है। बिना मीडियम का साउंड प्रोपगेट हो ही नहीं सकता, ठीक है। मीडियम जो कोई भी फॉर्म है, सॉलिड मीडियम, लिक्विड मीडियम, गैस मीडियम, बट मीडियम चाहिए। और क्लास में मैं बोलता हूं और आप सुनते हैं, तो उसके पीछे है हमारे आपके बीच में एयर मीडियम। एयर मीडियम है जो कि साउंड को, मेरे वॉइस को आपकी तरफ प्रोपेगेट कर देता है। तो साउंड वेव एक लॉन्गिट्यूडनल वेव है, इट रिक्वायर्ड मीडियम। मैं बोल रहा हूँ साउंड आपकी तरफ जा रहा है क्योंकि हमारे आपके बीच में एक एयर मीडियम है, और एयर मीडियम में नाइट्रोजन गैस है, ऑक्सीजन गैस है, CO2 है, मॉइस्चर है, ना वाटर मॉलिक्यूल है, हीलियम है, आर्गन है, ये सब साउंड को प्रोपेगेट कर देते हैं आपकी तरफ। लाइट के लिए मीडियम की जरूरत नहीं होती है,
ठीक है। लाइट के लिए कोई मीडियम नहीं चाहिए, वो ट्रांसवर्स वेव है और लाइट का स्पीड मीडियम पे डिपेंड नहीं करता, ठीक है। लाइट का स्पीड मतलब टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता है, मीडियम के डेंसिटी पे डिपेंड नहीं करता है। जबकि साउंड का स्पीड जो होता है, साउंड का स्पीड वेरी कर जाएगा। मान लीजिए आपका दिसंबर का क्लास हो, जनवरी का क्लास हो, तो उस समय वेलोसिटी ऑफ साउंड अलग आएगा। मई और जून का क्लास है, जिस समय टेम्परेचर हाई रहेगा, तो उस समय वेलोसिटी ऑफ साउंड अलग होता है। ये टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, ठीक है। जबकि लाइट का स्पीड कभी टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता। कैसा भी वेदर हो, कोल्ड वेदर हो, हॉट वेदर हो, लाइट का स्पीड हमेशा कांस्टेंट रहेगा। तो यहाँ साउंड के बारे में जो दोनों में आपको डिफरेंस था वो कंपेयर करना था। और वेलोसिटी ऑफ साउंड, ये फॉर्मूला आगे पढ़ेंगे आप 11th क्लास में ही फिजिक्स के अंदर पढ़ेंगे, और वहाँ पढ़ना है गामा आर टी बाय मॉलिक्यूलर वेट, गामा पी बाय डी। गामा मैंने फिजिक्स में यूनिट डायमेंशन में बताया था आपको, गामा जो होता है Cp बाई Cv का रेशियो है। R फॉर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, M नॉट इज मॉलिक्यूलर वेट, T फॉर टेम्परेचर। टेम्परेचर मीडियम के टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। अगर टेम्परेचर हाई हो गया तो वेलोसिटी ऑफ साउंड हाई हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अगर टेम्परेचर लो हुआ तो वेलोसिटी ऑफ साउंड भी लो हो जाएगा। तो वेलोसिटी ऑफ साउंड टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। मई जून के महीने में अलग स्पीड रहेगा, दिसंबर जनवरी के महीने में अलग स्पीड रहता है। जबकि लाइट नहीं, लाइट डिपेंड ही नहीं करता टेम्परेचर पे। सो आप नोट करेंगे वेलोसिटी ऑफ साउंड डिपेंड ऑन the temperature and density of medium. The density of medium. Of medium. ये डिपेंड करता है। तो ये कंपेयर करना था हम लोग को, लाइट को और साउंड वेव को, दोनों को कंपेयर करके डिस्कस करना था। ये है भी एनसीईआरटी में, और ये सब चीज़ें तो 9th क्लास का हो गया। 9th क्लास में हम लोग ये भी ग्रेविटेशन में भी पढ़ते थे कि जैसे ये क्लासरूम, हम लोग यहाँ पे क्लास ले रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ, आपको सुनाई दे रहा है, क्योंकि हमारे और आपके बीच में एयर मीडियम है, ठीक है। ये क्लास की बातें कर रहे हैं हम लोग, क्लास के लिए कि जो हम लोग जिस ऑफलाइन क्लासेस होता है, मैं लेक्चर ले रहा हूँ, स्टूडेंट को सारा लोग सुनाई देता है, तो वो मीडियम के चलते मेरे और स्टूडेंट के बीच में मीडियम है, ठीक है। बट अगर सेम क्लासेस, जस्ट जनरल नॉलेज का सेम क्लासेस अगर आप मून सरफेस पे ले लें, ठीक है, अगर आप मून सरफेस पे जाएं, अगर आप जस्ट 9th 10th क्लास में था कि ये सब चीज़ें, अगर हम लोग चले जाएं मून सरफेस, मून सरफेस पे कोई एयर नहीं है या नो मीडियम, वहाँ कहीं कोई मीडियम नहीं है, ठीक है, कहीं कोई मीडियम नहीं है, ठीक है। मून सरफेस पे कहीं कोई मीडियम नहीं है, कोई एयर नहीं है। तो अगर मैं वहाँ पे हो गया सोर्स, अगर मैं वहाँ क्लास ले रहा हूँ, और आप अगर ऑब्जर्वर है, सो कोई भी साउंड वेव प्रोपेगेट नहीं करेगा। मैं बोलूंगा बट साउंड, कुछ भी साउंड सुनाई नहीं देगा आप ना, कोई साउंड वेव प्रोपेगेट कर ही नहीं सकता, ठीक है, क्योंकि साउंड को प्रोपेगेशन के लिए मीडियम चाहिए, और यहाँ मीडियम है ही नहीं, तो नो साउंड वेव, कहीं साउंड वेव नहीं आता है। ऐसे भी क्वेश्चन आता है कि अगर बम ब्लास्ट हुआ, कोई मून सरफेस पे कोई, या क्रैकर्स ने, किसी ने क्रैकर्स छोड़ा या बम ब्लास्ट किया, तो अर्थ पे कितने सेकेंड बाद साउंड सुनाई देगा? तो आंसर है नो साउंड वेव। वो आप क्रैकर्स छोड़ दें, बम ब्लास्ट कर दें, कुछ भी यहाँ पे आप ब्लास्ट करें मून सरफेस पे, बट उस साउंड, वहाँ जो ब्लास्ट हुआ उसका साउंड अर्थ तक आ ही नहीं पाएगा, क्योंकि अर्थ और मून के बीच में भी वैक्यूम है, और मून पे तो कोई साउंड प्रोपेगेट होता ही नहीं है। तो यहाँ पे नो मीडियम, स्पेशली गैसेस मीडियम, गैस नहीं है तो कभी साउंड प्रोपेगेट नहीं करेगा।
सो यहाँ से साउंड वेव नहीं जाएगा। अगर आप यहाँ मैं बोलूँगा भी तो नो साउंड वेव। सो साउंड वेव प्रोपेगेट नहीं करेगा। अगर मून सरफेस पे अगर एक क्लास लें हम लोग तो साउंड वहाँ मीडियम है ही नहीं, साउंड कभी प्रोपेगेट नहीं करेगा, क्योंकि जो क्लासरूम में अर्थ पे हो रहा है वो एयर मीडियम है, वो साउंड को प्रोपेगेट कर देता है। तो इसका डिफरेंस, छोटा छोटा डिफरेंस साउंड वेव एंड लाइट वेव। लाइट वेव ट्रांसवर्स वेव है, सनलाइट रोज देखते हैं, ठीक है, वो लाइट वेव ट्रांसवर्स हो गए, ठीक है। उसके लिए कोई मीडियम की जरूरत नहीं है, क्योंकि सन से अर्थ पे लाइट लाखों करोड़ों किलोमीटर ट्रेवल कर करके आ जाता है बिना कोई मीडियम का, ठीक है। वहाँ कोई मीडियम की जरूरत नहीं है। और सन रे के अंदर बहुत सारे रेडिएशन हैं, ढेर सारे रेडिएशन, 8 डिफरेंट टाइप ऑफ रेडिएशन उस सन रे के अंदर है। और सारा रेडिएशन जो भी चल रहा है सबका स्पीड ऑफ लाइट है। जबकि साउंड वेव लॉन्गिट्यूडनल वेव है। मैं क्लास लेता हूँ, आप क्लास में बैठे रहते हैं, जो आपको वॉइस सुनाई देता है, जो साउंड आप रिसीव करते हैं वो साउंड जो है लॉन्गिट्यूडनल वेव है। और ये साउंड आप रिसीव करते हैं ड्यू टू एयर मीडियम, हमारे आपके बीच में मीडियम है। और ये साउंड वेरी करता है। दिसंबर के महीने में, जनवरी के महीने में अलग साउंड रहेगा, और मई जून के महीने में अलग साउंड हो जाएगा, क्योंकि टेम्परेचर जैसे मीडियम का चेंज करेगा साउंड वेव भी चेंज कर जाता है। तो ये एक जनरल प्रॉपर्टी साउंड एंड लाइट को जो कंपेयर करना था आपको। अभी और बहुत सारे पॉइंट हैं, छोटे छोटे पॉइंट, इसमें बहुत सारा आपको। सो नेक्स्ट मैं रेंज बनाता हूँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का, आप नोट करेंगे। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं रेंज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, जो जनरल नॉलेज है और बहुत सारे क्वेश्चन वहाँ से मिल जाते हैं, बट सबसे आसान है, बहुत ज़्यादा ईजी है। सो नेक्स्ट पॉइंट, थर्ड पॉइंट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के लिए रेंज। ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। नेक्स्ट रेंज हमें डिस्कस करना है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का। सो स्टार्ट करते हैं। देखिए रेंज में यहाँ रेडिएशन एक मैं लिखता हूँ और नेक्स्ट ऑर्डर वेवलेंथ। सो ये रेडिएशन देखिए, सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन और इस साइड हम लोग करते हैं, डिस्कस करते हैं वेवलेंथ। वेवलेंथ लैम्डा। देखिए इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में सबसे लो वेवलेंथ जो होता है कॉस्मिक रे का लिस्ट आता है। तो कॉस्मिक रे से स्टार्ट करेंगे। कॉस्मिक रे। सो वेवलेंथ का पैटर्न आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में जरूरत पड़ेगा इसका, और फिजिक्स में भी, केमिस्ट्री में भी, 11th एंड 12th दोनों में आपको। तो कॉस्मिक रे का जो वेवलेंथ होता है इसका रेंज हुआ 10⁻⁻15 और 2⁻30 मीटर। ये कॉस्मिक रे का वेवलेंथ हुआ। नेक्स्ट कॉस्मिक के बाद जो आता है वो गामा रे। गामा रे, या इसको ऐसे गामा भी बना सकते हैं, अल्फा बीटा गामा रे। इसका वेवलेंथ है 10⁻13 टू 10⁻10 मीटर। ये गामा रे हो गया आपका। नेक्स्ट एक्सरे। एक्सरे भी फेमस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, जिसमें आपको इसके लिए अलग से टॉपिक भी पढ़ेंगे। मोस्टली एक्सरे एक्सपेरिमेंट जो एटॉमिक स्ट्रक्चर में है, जो फिजिक्स में भी आता है, केमिस्ट्री में भी यूज होगा। सो इसका रेंज आप देखेंगे तो यहाँ 10⁻10 और टू 10⁻8 मीटर के रेंज में। इसके बाद आता है अल्ट्रावायलेट। अल्ट्रावायलेट को यूवी रे भी बोलते हैं। यहाँ रेंज देखेंगे 10⁻8 टू 4 × 10⁻7 मीटर। ये अल्ट्रावायलेट पर। अल्ट्रावायलेट के बाद विजिबल है। सो विजिबल में आप 4 × 10⁻7 टू 7.8 10⁻7 मीटर।
ये है विजिबल। विजिबल के बाद इंफ्रारेड आता है। इंफ्रारेड सब मैं अलग अलग भी डिस्कस कर दूंगा, अलग से थोड़ा थोड़ा मैं बता दूंगा इसमें। इंफ्रारेड, so infrared has 7.8 into 10 to the power minus 7 to 10 to the power minus 3 मीटर, ये इंफ्रारेड का रेंज है। नाउ इसके बाद आता है माइक्रोवेव। टेन पे पावर माइनस 3 टू 1 मीटर तक जाएगा। और लास्ट है रेडियो वेव। रेडियो जिसके थ्रू हम लोग मोबाइल यूज करते हैं या टीवी देखते हैं या रेडियो जो सुनते हैं वो रेडियो वेव के रेंज में आएगा। रेडियो वेव, सो इसका वेवलेंथ हुआ 1 मीटर टू 10 पे पावर 3 मीटर। ये एक जनरल नॉलेज है जो आप किसी भी एग्जाम में, पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन टॉपिक ही एक जनरल नॉलेज का टॉपिक है। सो ये आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, कॉस्मिक रे, गामा रे, एक्स रे, अल्ट्रावायलेट, विजिबल, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, रेडियो वेव। विजिबल में भी आपको अलग से मैं डिस्कस कर दूंगा। विजिबल में आपको ऐसे लिखना है तो वायलेट, फिर ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। पूरा रुकिए, मुझे लिस्ट ऐसे बना लेने दीजिए। विजिबल में वॉलेट, शॉर्ट में कर ले रहा हूँ, वॉलेट, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, ऐसे लिख लीजिए। इसको मैं अलग से बनाऊंगा, अलग से मैं डिस्कस कर दूंगा, बट ये सिर्फ इतना लाइन आप जानेंगे कि वेवलेंथ का ऑर्डर, सबसे लो वेवलेंथ कॉस्मिक, गामा, देन उसके बाद एक्सरे, देन उसके बाद अल्ट्रावायलेट, अल्ट्रावायलेट के बाद विजिबल, और विजिबल में भी ऊपर में वॉलेट, फिर ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, फिर इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, रेडियो वेव। तो इससे 20 क्वेश्चन कम से कम बन जाता है। क्या क्या क्वेश्चन रहेगा तो आप चेक करेंगे, आप देखते जाएंगे पैटर्न। आप देखेंगे तो वेवलेंथ का ऑर्डर नीचे की तरफ जा रहा है, यह है वेवलेंथ का ऑर्डर। चेक करेंगे वेवलेंथ का ऑर्डर नीचे के, ये सबसे लो वेवलेंथ है। आप देख रहे हैं कि सबसे लो वेवलेंथ ऊपर में है और नीचे जा रहे हैं, तो जैसे जैसे जाएंगे वेवलेंथ नीचे चला गया। नेक्स्ट आप जानते हैं C इज इक्वल टू म्यू इंटू लैम्डा। कुछ 9th 10th क्लास की बातें करेंगे। अगर आपको फ्रीक्वेंसी चाहिए तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू C बाई लैम्डा। तो फ्रीक्वेंसी देख रहे हैं कि फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ का उल्टा है। सो वेवलेंथ अगर हाई है तो फ्रीक्वेंसी लो होगा। चेक करिएगा, फ्रीक्वेंसी उल्टा हो रहा है आपका। तो अगर ऑर्डर कोई फ्रीक्वेंसी का ऑर्डर पूछा जाएगा तो फ्रीक्वेंसी के लिए आपको ये पैटर्न फॉलो करना है। ये फ्रीक्वेंसी का ऑर्डर है इस तरह से। आप जानते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन पढ़े हुए हैं और आगे भी पढ़ेंगे, इस टॉपिक में और डिटेल में पढ़ेंगे। सो एनर्जी होता है H इंटू म्यू या एनर्जी होता है HC बाई लैम्डा। ये पैटर्न है एनर्जी के लिए ऐसे। तो अगर आपको एनर्जी पढ़ना होगा तो जो एनर्जी है फ्रीक्वेंसी के पैटर्न की फॉलो करेगा। मतलब फ्रीक्वेंसी ऊपर गया है तो एनर्जी भी ऊपर जाएगा। ये ऑर्डर आपको 20 टाइम मिल जाएगा एग्जाम में पूछा हुआ कि वेवलेंथ ऑर्डर, फ्रीक्वेंसी ऑर्डर, एनर्जी ऑर्डर, जो कि एकदम आसान। हाई एनर्जी के चलते ये 4 रेडिएशन जो होते हैं, नाउ 1 2 3 4, ये चारों रेडिएशन स्टार्टिंग के ये 4 रेडिएशन जो होते हैं ये हार्मफुल रेडिएशन होते हैं ह्यूमन बॉडी के लिए, हमारे बॉडी के लिए ये सब हार्मफुल है। कॉस्मिक, गामा, एक्सरे, अल्ट्रावायलेट, चारों रेडिएशन हार्मफुल रेडिएशन में आएगा आपका। ये हार्मफुल नहीं है, ये विजुअल, इसके नीचे वाला रेडिएशन हार्मफुल नहीं है, ये सब रेडिएशन हार्मफुल नहीं है। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे कि ये 4 रेडिएशन, ऊपर के चारों रेडिएशन हार्मफुल रेडिएशन फॉर ह्यूमन बॉडी। फॉर ह्यूमन बॉडी ये 4, नीचे वाला नहीं, नीचे हार्मफुल नहीं है। हाई एनर्जी है ना, हाई एनर्जी के चलते ये हार्मफुल रेडिएशन होगा। सो नोट करेंगे, ये आपको रेंज जानना है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे क्वेश्चन बन जाएगा। सो नोट करिए, लेक्चर 2 में बहुत सारा क्वेश्चन इससे बन जाता है, सिर्फ इस रेंज से आपको।
हो गया आपका। सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन लिस्ट आपको जानना था, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के लिस्ट के सामने उनका वेवलेंथ लिखना था, वेवलेंथ का ऑर्डर, और अरेंज करना था। नीचे जाएंगे तो वेवलेंथ, ऊपर जाएंगे तो फ्रीक्वेंसी, ऊपर जाएंगे तो एनर्जी। टर्म लिखना हो तो आप लिख सकते हैं। E4 हम लोग यहाँ पे एनर्जी पढ़ रहे हैं। जो म्यू पढ़ रहे हैं, म्यू द फ्रीक्वेंसी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का फ्रीक्वेंसी, लैम्डा फॉर वेवलेंथ। ये हार्मफुल रेडिएशन है क्योंकि 4 रेडिएशन हाई एनर्जी का रेडिएशन है। नीचे वाला नॉट हार्मफुल रेडिएशन, इसको लिख लिए हैं तो मैं थोड़ा सा मिटा देता हूं। सो नीचे का रेडिएशन नॉट हार्मफुल फॉर ह्यूमन बॉडी। सो ह्यूमन बॉडी के लिए ये रेडिएशन, नीचे के जो 4 रेडिएशन है वो हार्मफुल नहीं है, ऊपर वाले चारों रेडिएशन हार्मफुल है। वो हाई एनर्जी के रेडिएशन है, उसमें भी सबसे ज़्यादा एनर्जी कॉस्मिक है। कॉस्मिक गिरेगा तो सीधे बर्न कर देगा, चीज़ों को बर्न कर देता है कॉस्मिक। गामा रे है, गामा रे भी पेनिट्रेटिंग पावर बहुत हाई होता है। ये अगर गामा रे हाथ पे गिरा तो पूरा कैंसर क्रिएट कर देता है, पूरा स्किन को ब्लैक ब्लैक कर देगा और कैंसर के सेल को एक्टिवेट कर देगा। एक्सरे, एक्सरे भी हाई एनर्जी रेडिएशन है। एक्सरे भी होता है कि इसके ऊपर गिरेगा तो पेनिट्रेशन करता है। और अल्ट्रावायलेट है, अल्ट्रावायलेट भी प्रॉब्लम क्रिएट करता है। ये 4 हार्मफुल रेडिएशन है ऊपर में। अच्छा, इनमें क्वेश्चन कैसा आता है, तो क्वेश्चन इनमें अरेंज करने के लिए रहेगा। अरेंज करने के लिए वेवलेंथ का ऑर्डर अरेंज करने के लिए, या फ्रीक्वेंसी कोई भी रैंडमली आप 2-3 ले सकते हैं यहाँ से। जैसे मुझे अगर इसको मान लीजिए इधर नहीं हटाना है, मैं इसको हटा देता हूँ कम से कम छोटा सा। जैसे क्वेश्चन रहता है इसमें, मान लीजिए कोई क्वेश्चन आ गया फर्स्ट इस तरह का आपका कि एक्सरे है, फिर लिख देगा यहाँ पे ब्लू लाइट, इंफ्रारेड, अल्ट्रावायलेट। मान लीजिए ऐसे 4 रेडिएशन दे दिया। 4 रेडिएशन में बोला जाएगा कि इन चारों का हमें वेवलेंथ अरेंज करना है। वेवलेंथ अरेंज करना है, ऐसा नंबर कर लीजिए, नंबर 1 कर लीजिए इसको, और नंबर 2, और नंबर 3, नंबर 4। अब इन चारों को हमें वेवलेंथ अरेंज करना है। बताइए, 1 2 3 4 वेवलेंथ करना है। सबसे ज्यादा वेवलेंथ, सबसे ज्यादा इसमें वेवलेंथ हो जाएगा इंफ्रारेड, इंफ्रारेड का। चेक करिए, जगह चेक करिए। एक्सरे, एक्सरे यहां हुआ। ब्लू कलर, ब्लू कलर जो होगा, ब्लू जो है विजिबल में आएगा, और विजिबल में यहां है, यहां पे ब्लू है, विजिबल में ब्लू वहां आ गया। नाउ इंफ्रारेड, इंफ्रारेड यहां है, इस जगह इंफ्रारेड है, ठीक है। नाउ अल्ट्रावायलेट, अल्ट्रावायलेट इधर है, यहाँ पे अल्ट्रावायलेट। तो 4 ऐसे कोई भी रेडिएशन दे देगा, एक बीच में कलर ऐड कर देगा, 2 कलर ऐड कर देगा, वेवलेंथ पूछा जाएगा, फ्रीक्वेंसी या एनर्जी, कोई भी ऑर्डर पूछ देगा पेपर में। तो सबसे ज़्यादा हुआ इंफ्रारेड, इंफ्रारेड के बाद आ जाएगा ब्लू कलर, सो 2 हो जाएगा, 2 का वेवलेंथ। फिर उसके बाद आपको आ जाएगा यहाँ पे अल्ट्रावायलेट, अल्ट्रावायलेट जो है यहाँ पे है, अल्ट्रावायलेट 4 एंड देन 1। ये है पैटर्न। सो इसलिए ऑर्डर आपको फॉलो करना है, और ये एक जनरल नॉलेज है जो कि आपके केमिस्ट्री के लिए भी, फिजिक्स के लिए, 11th एंड 12th दोनों क्लास के लिए जानना है आपको। अलग से मैं सब छोटा छोटा बता दूंगा आपको। एक्सरे काफ़ी डिटेल में पढ़ना है, विजिबल लाइट भी हम लोग पढ़ेंगे।
मान लीजिए नंबर 1 में आ गया, मुझे चाहिए ग्रीन कलर। सो गामा रे, येलो कलर, रेडियो वेव, इंफ्रारेड। इंफ्रारेड IR भी लिखा जाता है, इंफ्रारेड वेव। मान लीजिए ऐसे 5 वेव आ गया और 5 वेव में कुछ भी क्वेश्चन पूछता है कि मैक्सिमम एनर्जी, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, मिनिमम फ्रीक्वेंसी, या ऑर्डर अरेंज करना है। मान लीजिए फ्रीक्वेंसी का ऑर्डर अरेंज करना है। फ्रीक्वेंसी का ऑर्डर मुझे अरेंज करना है। ये फ्रीक्वेंसी ऑर्डर बनाना है आपको। चलिए देखते हैं। तो कोई रटना नहीं है आपको, ये नहीं कि कोई याद करना है, आपको पैटर्न को समझना है। आपको ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि मैक्सिमम वेवलेंथ किसका है, मिनिमम वेवलेंथ किसका है। नीट में भी आया हुआ है, एकदम छोटा छोटा क्वेश्चन है। आप अरेंज करिए। मैं एक क्वेश्चन खोजता हूं, इस साल का ही था नीट का क्वेश्चन, इस साल का ही है, अब नहीं। इसको आप अरेंज करिए, इसको बनाइए, तब तक मैं एक सर्च करता हूं आपके लिए क्वेश्चन। पेपर है नीट का, मैं निकालता हूं पेपर। आप इसको बनाइए। मैं एक क्वेश्चन था, इस साल था, आया हुआ था नीट में। हो गया। देखिए ग्रीन, अच्छा देखिए, मैंने बताया कभी याद नहीं करना आपको, आपको पैटर्न समझना है। ऐसे मैंने बताया कि सबसे ऊपर में कॉस्मिक है, कॉस्मिक के बाद होता है गामा, उसके बाद एक्सरे, उसके बाद अल्ट्रावायलेट, उसके बाद विजिबल, विजिबल के बाद होता है इंफ्रारेड हुआ, इंफ्रारेड के बाद माइक्रोवेव, माइक्रोवेव के बाद रेडियो वेव होता है, और विजिबल में ऊपर में वॉयलेट होता है, फिर ब्लू होता है, ग्रीन होता है, येलो, ऑरेंज और रेड, ऐसा होता है। इधर जाएंगे नीचे की तरफ तो वेवलेंथ का ऑर्डर जाएगा, ऊपर की तरफ जाएंगे तो फ्रीक्वेंसी का ऑर्डर, ऊपर की तरफ जाएंगे तो एनर्जी का ऑर्डर, ऐसा। ये सब मन में रखना है। क्या है क्वेश्चन आपका आज, क्या क्या क्वेश्चन है? ग्रीन, ग्रीन यहाँ है, और क्या है? गामा, गामा यहाँ है। नेक्स्ट येलो कलर, येलो ग्रीन के नीचे, ऐसा। वॉयलेट, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। कई लोग पूछते हैं कि सर इंडिगो, हम लोग 10th में पढ़ते थे इंडिगो, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू। हायर क्लास में इंडिगो हम लोग हटा देते हैं, ठीक है। 7 की जगह 6 कलर आप ले सकते हैं, आपको लिखना हो तो लिख सकते हैं, बट हायर क्लास जैसे, और हायर क्लास MSc में जाएंगे तो 7 की जगह ओनली 3 कलर यूज होते हैं। चलिए नेक्स्ट करते हैं रेडियो, रेडियो वेव, रेडियो यहाँ है, और क्या है? इंफ्रारेड, इंफ्रारेड यहाँ है। चलिए ये है पैटर्न। सबसे ज़्यादा एनर्जी किसका हो गया? गामा, गामा हो गया 2 का एनर्जी, सबसे ज़्यादा एनर्जी 2 का एनर्जी सबसे ज़्यादा। उसके बाद एनर्जी में ग्रीन, ग्रीन का, फिर येलो का, ग्रीन, ग्रीन कहाँ हुआ? 1, फिर किसका? येलो कलर 3। नेक्स्ट उसके बाद किसका? उसके बाद हुआ इंफ्रारेड, इंफ्रारेड है 5, फिर उसके बाद 4। देखिए तो इस तरह कोई भी क्वेश्चन वेवलेंथ के लिए, फ्रीक्वेंसी के लिए, एनर्जी के लिए अरेंज करने के लिए बहुत कॉमन क्वेश्चन है, और ये सिर्फ साइंस में नहीं किसी एग्जाम में आ जाता है। इसको एक जनरल नॉलेज का टॉपिक ही बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, क्योंकि सारे लोग
जितने बैंक के लोग हैं वो भी मोबाइल यूज करते हैं, वो भी टीवी देखते हैं, वो भी रेडियो यूज करते हैं। तो ये रेडिएशन जो है जनरल नॉलेज का टॉपिक आ जाता है। नेक्स्ट, और नीट का देखिए क्वेश्चन कितना आसान पूछा हुआ है। देखिए तो अभी मैं एक क्वेश्चन देता हूं आपको, बहुत सारे क्वेश्चन यहां मैं 20 से ज्यादा क्वेश्चन पूछ चुका है, इट्स सिर्फ ऑर्डर अरेंज करने के लिए। तो मैं बस आपको दिखा रहा था कि साइंस में कितना आसान क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो नीट का जो लास्ट पेपर हुआ है वही मैं दिखा रहा हूं आपको, और ऑप्शन मेरे पास है, क्वेश्चन यहां लिखा हुआ है कि नाउ विच कलर ऑफ द लाइट हैज लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। So longest wavelength for light of red, blue, green and violet. ये था इस साल क्वेश्चन था। देखिए इतना कितना आसान है, कितना छोटा सा क्वेश्चन है कि लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। ये अब पैटर्न आप जानेंगे तो पैटर्न में वेवलेंथ नीचे जा रहा है और वेवलेंथ नीचे जा रहे हैं और सब विजिबल में लिखा हुआ। तो वॉयलेट, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। रेड का वेवलेंथ सबसे ज्यादा नीचे जाइए, नीचे में इन्हीं में से चाहिए आपको। एक रेड है, एक ब्लू है, एक ग्रीन है और एक वॉयलेट ऊपर है। सबसे ज्यादा वेवलेंथ यहाँ अभी आपने पढ़ा कि इन 6 में भी सबसे ज्यादा वेवलेंथ नीचे की तरफ। हो गया आंसर। तो 1 सेकेंड का क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं पेपर में, अभी आया हुआ 2019 का पेपर है। सो नेक्स्ट, ये रेंज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसको प्रैक्टिस कर लेंगे। आपको विद डाटा के साथ आपको पढ़ना है। थोड़ा थोड़ा आपको स्टडी करना है कॉस्मिक गामा रे। गामा तो पढ़ेंगे दूसरे टॉपिक में भी, रेडियो एक्टिविटी में भी, एक्सरे फिर से पढ़ना आपको। तो थोड़ा थोड़ा एकदम छोटा छोटा आपको इंफॉर्मेशन यहाँ नोट करना है। सो थर्ड पॉइंट एंड फोर्थ पॉइंट में कॉस्मिक रे। कॉस्मिक रे, कॉस्मिक रे एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। इसका वेवलेंथ जो है 10⁻⁻15 मीटर टू 10⁻⁻13 मीटर, ये रेंज होगा। इससे पहले मुझे लग रहा है थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, 10⁻⁻15 टू -3 लिख दिया था मैंने, ये 1 लाइन छूट गया था। तो वहाँ इससे पहले जो डिटेल में पूरा लिखा था उसमें प्लीज करेक्शन कर लेंगे आप। सो 10⁻⁻15 टू 10⁻⁻13 मीटर, ये जो डाटा हुआ ये वेवलेंथ हुआ। वेवलेंथ जो है वो वेरी वेरी लो वेवलेंथ। देख रहे हैं ये वेवलेंथ बहुत लो है, -15 -13 वेरी लो वेवलेंथ। और अगर वेवलेंथ बहुत लो है तो आप जानते हैं एनर्जी का मतलब होता है hc/λ। अगर नीचे ये डिनोमिनेटर जो है अगर लो हो तो एनर्जी क्या हो गया, वेरी वेरी हाई। सो वेवलेंथ इस रेडिएशन में सबसे लो वेवलेंथ इसी का है और सबसे हाई एनर्जी इसी के पास रहेगा। सो हाई एनर्जी, वेरी वेरी हाई एनर्जी। ये हार्मफुल रेडिएशन है, सबसे ज़्यादा एनर्जी रेडिएशन इसी के पास, ये हार्मफुल रेडिएशन। सो ये ह्यूमन बॉडी के लिए हार्मफुल रेडिएशन है और इसका सोर्स जो है बहुत रेयर है। ये रेडिएशन कॉमन रेडिएशन नहीं है। सोर्स जो है मोस्ट कॉमन सोर्स जो है सन से ये रेडिएशन इमिट करता है और बहुत कम अमाउंट अर्थ
तक नहीं पहुंच पाता, अर्थ तक नहीं आएगा, ये रेडिएशन अर्थ तक नहीं आ पाता है, क्योंकि सन और अर्थ के बीच में एक ओजोन का लेयर है। ओजोन लेयर जो है हम लोग के अर्थ के लिए बोलते हैं प्रोटेक्टिव अम्ब्रेला। एक टॉपिक भी हम लोग पढ़ना है इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, उसमें हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे ओजोन लेयर के बारे में। वो एक प्रोटेक्टिव अम्ब्रेला है जो सारे हार्मफुल रेडिएशन को फिल्टर कर देता है, वो नहीं आने देता अर्थ की तरफ। ऐसे कॉस्मिक रे बहुत कम होता है, लिस्ट अमाउंट में, ये बहुत कम स्पेस में मिलेगा आपको। सोर्स इसके कॉमन सोर्स है सन, आर्टिफिशियली अदर सोर्स नहीं है, इनके सोर्स सन लाइट ही बोला जाता है इसमें, और ये अर्थ तक नहीं पहुंच पाता है। तो ये है वेरी हाई एनर्जी, क्योंकि वेवलेंथ बहुत कम है, -15 to -13 मीटर के रेंज में वेवलेंथ है, और सोर्स जो हो गया वो सन। तो यहां से कॉस्मिक रे मिलेगा। बट वो अर्थ तक पहुंच नहीं पाता। कॉस्मिक रे बोलते हैं कि एकदम अर्थ तक नहीं आ पाता है, क्योंकि ये अर्थ को प्रोटेक्शन देने के लिए एक ओजोन का लेयर है। तो सब हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे एक ओजोन लेयर है जो अर्थ के लिए प्रोटेक्टिव अम्ब्रेला का काम करता है। सो ओजोन का लेयर है जो प्रोटेक्टिव अम्ब्रेला काम करेगा, और ये उसको आने नहीं देगा। जैसे रेडिएशन आएगा वो उसको रिफ्लेक्ट करा देगा। तो कॉस्मिक रे आ नहीं पाता है, अर्थ तक आ नहीं पाता है, बहुत हाई एनर्जी है। अगर ये कॉस्मिक रे अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर कर देगा, अगर ये कर जा रहा है, तो कोई भी चीज़ यहाँ जो हम लोग का लाइफ साइकिल, जैसे एनिमल, ह्यूमन बॉडी, प्लांट, जो आपका बिल्डिंग है, सब चीज़ खत्म हो जाएगा, क्योंकि इतना हाई एनर्जी, इतना एनर्जी रेडिएशन है कि अगर किसी प्लांट के ऊपर ये कॉस्मिक गिरा तो सीधे प्लांट को बर्न कर देगा कंप्लीटली। प्लांट जो है बर्न कर जाता है, इतना हाई एनर्जी होता है इसके अंदर। तो ये एक तो बहुत रेयर है, इसको डिटेक्ट करता है लोग, कई जगह दिखता है, इसका फिगर आता है, बट बहुत कम अमाउंट है। एक तो अमाउंट ही इसका इतना कम इमिट करता है सन से या स्पेस में, कहीं कहीं कॉस्मिक रे डिटेक्ट होता है, बट वो अर्थ तक नहीं पहुंच पाता। अगर पहुंच भी गया तो ओजोन लेयर उसको आने नहीं देगा। ठीक है, ओजोन लेयर एक प्रोटेक्टिव अम्ब्रेला है जो हार्मफुल रेडिएशन को रिफ्लेक्ट कर देता है, या कुछ रेडिएशन को वो खुद एब्जॉर्ब कर लेगा, बट अर्थ तक नहीं आ पाता। अर्थ पे अगर ये आ गया, अगर कॉस्मिक आ गया, तो यहाँ सब चीज, जितना सिस्टम देख रहे हैं, जितना आपका हम लोग का ह्यूमन बॉडी, एनिमल, प्लांट, सब चीज खत्म हो जाएगा। ठीक है, इतना हाई एनर्जी का रेडिएशन है आपका। तो ये आप बना लेना है, बस थोड़ा सा, बस यही सब जानना है थोड़ा मोड़ा कि कॉस्मिक रे का सोर्स क्या है। तो सोर्स सनलाइट है, स्पेस में मिलता है। कॉस्मिक रे इन स्पेस अर्थ के तक नहीं पहुंच पाएगा, और बहुत कम इमिट होता है, कॉस्मिक रे बहुत कम आता है। नेक्स्ट, गामा। सो गामा रे, या इसको ऐसे गामा इस तरह से भी लिखना है। सो गामा रे एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में आता है। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में आएगा गामा रे, और इसका वेवलेंथ यहाँ फिर से नोट कर लेंगे। इसको लैब में भी गामा क्रिएट कर लिया जाता है, और नेचर में सन तो कॉमन सोर्स है सारे रेडिएशन के। एक जो मोस्ट कॉमन सोर्स है वो सन के बॉडी से सारा रेडिएशन इमिट करता है। बाकी बहुत सारा आप लैब में भी क्रिएट कर सकते हैं, तो गामा क्रिएट कर लेते हैं लैब में। तो ये है गामा रे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। यहाँ वेवलेंथ करेंगे तो यहाँ 10⁻⁻13 मीटर टू 10⁻⁻10 मीटर। अगेन यहाँ पे वेरी लो वेवलेंथ। सो वेवलेंथ अगर लो रहेगा तो एनर्जी हाई हो जाएगा।
एच सी बाई लेमडा। जहाँ एच सी लिखना हो तो आप नोट कर लेंगे। सो वेवलेंथ लो है आपका, वेरी वेरी लो वेवलेंथ, तो इस गामा का तो एनर्जी इज इक्वल टू एच सी बाई लेमडा ऐसे। अगर आप वेवलेंथ इस गामा का लो है तो एनर्जी, गामा का एनर्जी हो जाएगा हाई, वेरी हाई एनर्जी, और ये फिर हार्मफुल रेडिएशन। जैसा कॉस्मिक था उतना पावर नहीं, बट ये भी आपको जैसे है कि कॉस्मिक तो सीधे बर्न कर देता है चीज़ों को, ये है पेनिट्रेट कर देगा। पेनिट्रेट करके इस जैसे हाथ पे गिरा तो पेनिट्रेट किया, पूरा ब्लैक 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 स्पॉट और कैंसर के सेल को एक्टिवेट कर देगा। तो कैंसर खूब जल्दी क्रिएट करता है ये गामा। तो गामा लो वेवलेंथ, अगर वेवलेंथ लो है तो वेरी वेरी हाई एनर्जी। एच जानते हैं आप, एच तो प्लैंक्स कांस्टेंट। प्लैंक्स कांस्टेंट सारा लेक्चर में आएगा, एटॉमिक स्ट्रक्चर के सारे लेक्चर में, फर्स्ट से लेकर लास्ट तक, हर लेक्चर हर क्वेश्चन बनाएंगे उसमें, हर लेक्चर के क्वेश्चन में आता है। 6.6 10 पे पावर -34, यूनिट है जूल और इनटू सेकेंड। ये सी द स्पीड ऑफ लाइट, थ्री इंटू 10 पे पावर 8 मीटर पर सेकेंड, यह है स्पीड ऑफ लाइट। ये है गामा रे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इसका रेंज फिर से वेवलेंथ हम लोग को कलेक्ट करना था कि ये गामा रे का वेवलेंथ का रेंज कहाँ से कहाँ के बीच में है। वेवलेंथ अभी भी बहुत छोटा है, तो वेवलेंथ छोटा है तो एनर्जी हाई हो गया और कैलकुलेट करना होगा। तो एच का वैल्यू, सी का वैल्यू, प्लैंक्स कांस्टेंट और एच सी अगर आप मल्टीप्लाई भी करेंगे एच सी, तो यहाँ पे जस्ट मल्टीप्लाई करेंगे 3, सो 19.8 इंटू 10 पे पावर -24, लीजिए ऐसा यूनिट हुआ जूल इंटू मीटर। सो कुछ क्वेश्चन भी रहता है तो आप सॉल्व कर सकते हैं। सोर्स इसका नेचुरल सोर्स भी है और आर्टिफिशियल, लैब में भी क्रिएट कर सकते हैं। लैब में क्रिएट करने के लिए तो आप एक टॉपिक ही पढ़ेंगे जिसमें रेडियोएक्टिव न्यूक्लियस, जो आप रदरफोर्ड में भी पढ़े थे। मान लीजिए आप यूरेनियम ले रहे हैं, यूरेनियम है और 92 और 235, ये मोस्ट रेडियोएक्टिव एटम में, रेडियोएक्टिव नहीं, बेस्ट फ्यूल जो यूरेनियम सब एटम बम, हाइड्रोजन बम का जो प्राइमरी फ्यूल है, ये आपका यूरेनियम 92 235। और रेडियोएक्टिव एटम जो रहता है वो इमिट करता है, अपने न्यूक्लियस से इमिट करेगा अल्फा, अपने न्यूक्लियस से इमिट करता है बीटा और इमिट करता है गामा। गामा को सबसे आगे बना लेंगे, सबसे आगे ऐसे गामा बनाएंगे क्योंकि गामा का स्पीड सबसे तेज रहेगा, क्योंकि गामा का स्पीड ऑफ लाइट, और उससे ज़्यादा स्पीड साइंस में कहीं नहीं मिलेगा आपको। तो गामा को ऐसे फास्ट करके आगे बनाएंगे, फिर उससे स्लो बीटा, सबसे स्लो अल्फा। तो ये है अल्फा बीटा गामा। स्पीड पढ़ना होगा तो स्पीड में गामा सबसे फास्ट, बीटा स्लो, अल्फा और स्लो। एनर्जी भी पढ़ना हो, एनर्जी में भी सबसे आगे लीड करेगा गामा। तो ये सोर्स है कि जो लैब में भी क्रिएट कर लेते हैं। और नेचुरल गामा का सोर्स सनलाइट, सन तो है ही नेचुरल सोर्स, तो आप नोट करेंगे। यह है न्यूक्लियस ऑफ रेडियोएक्टिव एलिमेंट, न्यूक्लियस ऑफ रेडियोएक्टिव एटम। सो रेडियोएक्टिव एटम का न्यूक्लियस है, वो इमिट करेगा अल्फा बीटा गामा, जिसमें अगर आपको पढ़ना हो स्पीड, सो स्पीड में फास्ट स्पीड गामा का, फिर बीटा का, फिर अल्फा। एनर्जी पढ़ना हो, एनर्जी में भी तो गामा सबसे हाई एनर्जी, देख रहे हैं, हाई, वेरी हाई एनर्जी। सो एनर्जी और पेनिट्रेटिंग पावर, एनर्जी का मतलब वही जस्ट इस पे गिरा और होल्ड कर देगा।
हाथ पे गिरा और जस्ट अंदर चला जाता है। पेनिट्रेटिंग पावर, अगेन द गामा सबसे हाई। So gamma and beta and alpha. ये होगी। तो ये तो आपका हो गया आर्टिफिशियली गामा क्रिएट करते हैं। नेचुरल गामा चाहिए तो सन तो है, सन से तो सारा रेडिएशन मिलेगा, तो सनलाइट से भी आप उस लाइट में भी गामा होता है। ये सब जितने हार्मफुल रेडिएशन है अर्थ तक पहुंच नहीं पाता है। कॉस्मिक है वो भी सन लाइट से, सन के जो कोर है वहां से कॉस्मिक इमिट करता है, बट वो स्पेस में ही मिसिंग हो जाएगा। उस तरह गामा है, गामा सोर्स है, सनलाइट तो है, सनलाइट से जो रेडिएशन निकलेगा उसमें सारा रेडिएशन में उसमें गामा भी आता है। यहाँ पे गामा भी रे आएगा, गामा रे आएगा, बट गामा रे जो है वो ये भी अर्थ तक नहीं पहुंच पाता। ठीक है, गामा रे भी जितने हार्मफुल रेडिएशन है उनके लिए ओजोन लेयर जो है वो रिफ्लेक्टर का काम करता है, वो अर्थ तक नहीं आने देगा। सारा हार्मफुल रेडिएशन को वो वहां से रिफ्लेक्ट कर देगा, अल्ट्रावायलेट को एब्जॉर्ब कर देगा, और जो जरूरत वाला रेडिएशन है उसको फिल्टर करके अंदर अर्थ की तरफ चला आता है। इसलिए तो ओजोन लेयर को हम लोग प्रोटेक्टिव अम्ब्रेला बोलते हैं कि वो हमें प्रोटेक्ट करता है, पूरे अर्थ को, पूरे एटमॉस्फेयर को वो प्रोटेक्ट करता है। अगर ओजोन लेयर न रहे तो सारे हार्मफुल रेडिएशन जैसे कॉस्मिक, गामा सब अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करेंगे, और ये लोग एंटर करेंगे तो कुछ भी चीज़ यहाँ सर्वाइव नहीं करेगा, ना तो प्लांट, ना एनिमल, ना ह्यूमन बॉडी। कई लोग बोलते हैं कि सर गामा सन के सरफेस में कहाँ आ गया, सन के सरफेस में गामा कैसे आ गया? सन के सरफेस तो आपको आगे जब पढ़ेंगे 12th क्लास रेडियो एक्टिविटी पढ़ेंगे तो जो सन का जो बॉल दिख रहा है ना, वो सन का बॉल एक टाइप का हाइड्रोजन बम है, एटम बम से भी 10 टाइम पावरफुल है। तो सन का जो बॉल आप देखते हैं, जो उनका आपको कोर दिखता है, वो एक हाइड्रोजन बम है। वहाँ एक न्यूक्लियर रिएक्टर है, वो वर्क कर रहा है, और जब भी न्यूक्लियर रिएक्टर, हाइड्रोजन बम, एटम बम जस्ट ब्लास्ट करते रहता है, और ब्लास्ट करेगा तो वहाँ से अल्फा, बीटा, गामा आना ही है। ये 12th क्लास में आप पढ़ेंगे कि सन के जो कोर हैं उस पे प्रोटॉन साइकिल कैसे रिएक्शन होता है, कैसे सन का जो बॉल है वो एनर्जी का सोर्स है, और कैसे वो एनर्जी क्रिएट करता है। तो वो है एक हाइड्रोजन बम, वो हाइड्रोजन बम का एक चेन रिएक्शन बनता है वहाँ पे। तो सन जो है वो एग्जाम्पल नेचुरल हाइड्रोजन बम के एक एग्जाम्पल है, जहाँ से अल्फा, बीटा, गामा तीनों रेडिएशन इमिट करते हैं। आप नोट करेंगे, फिर उसके बाद मैं एक्सरे थोड़ा मैं हिंट देते हुए सारे रेडिएशन के बारे में डिस्कस करूंगा। नोट करिए। सो नेक्स्ट एक्सरे के बारे में डिस्कस करते हैं। सो एनर्जी और पेनिट्रेटिंग पावर, यहाँ पे पेनिट्रेटिंग, सो पेनिट्रेटिंग पावर, करेक्शन कर दीजिएगा, पेनिट्रेटिंग, PENE पेनिट्रेटिंग पावर होता है, और अल्फा, बीटा, गामा ये हो गया आपका स्पीड, और पेनिट्रेटिंग एनर्जी जो कहिए कि एनर्जी जो पावर है वो गामा का ज़्यादा हुआ। सिक्स एक्सरे, एक्सरे को भी लैब में भी क्रिएट करते हैं, और नेचुरल सोर्स तो सन है ही एक्सरे के लिए। इसके लिए एक अलग टॉपिक ही पढ़ेंगे हम लोग, 50 या 55 क्वेश्चन होगा, इसके लिए आपको एक अलग टॉपिक एक्सरे, वो लास्ट में एटॉमिक स्ट्रक्चर जब खत्म होगा वहां मैं डिस्कस करूंगा। छोटा टॉपिक है बट काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्सरे। सो अभी आपको जो डिस्कस करना है यहाँ पे एक्सरे का वेवलेंथ 10⁻⁻10 to 10⁻⁸ मीटर। ये भी वेरी लो वेवलेंथ में आता है। सो अगर लो वेवलेंथ है तो एनर्जी हाई, सो वेरी हाई एनर्जी।
सो लो वेवलेंथ, वेवलेंथ लो है, हाई एनर्जी, सो हार्मफुल, अगेन हार्मफुल रेडिएशन। फॉर ह्यूमन बॉडी। सो ये भी रेडिएशन हार्मफुल रेडिएशन है, ह्यूमन बॉडी के लिए हार्मफुल रेडिएशन। तो इसका सोर्स है जो छोटा सा, अगर आप रिजल्ट देखेंगे बहुत सिंपल सा रिजल्ट, तो इसमें हम लोग को डिस्कस करना होता है। जैसे एक प्लेट ले लीजिए, वो और डिटेल में मैं डिस्कस करूँगा जब मैं एक्सरे, मोस्ले का एक्सरे एक्सपेरिमेंट मैं डिटेल में पढ़ाऊँगा, वहाँ डिस्कस करेंगे। यहाँ छोटा सा बस इंफॉर्मेशन कि कैसे जनरेट करते हैं। तो यहाँ पे कोई मेटल ले लेंगे, मेटालिक प्लेट या मेटल प्लेट यहाँ पे ले लेंगे, और इस मेटल प्लेट पे फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, खूब सारा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इंसिडेंट करेंगे। मेटल प्लेट पे फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ इलेक्ट्रॉन आप इंसिडेंट करना है। ये इसको कैथोड रे आप कह सकते हैं। कैथोड रे या फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो है, एक साथ खूब सारा इलेक्ट्रॉन आप प्रोजेक्ट करेंगे, और प्रोजेक्ट करने पे मिडिल प्लेट पे जैसे आप प्रोजेक्ट करते हैं, उसके बाद यहाँ से जो रे रिफ्लेक्ट करेगा, यहाँ से इससे हिट करने के बाद जो रिफ्लेक्टेड रे होगा, यही रे को हम लोग एक्सरे बोलते हैं। ये एक्सरे। तो एक्सरे जनरेट करना होता है लैब में भी। इसके और अच्छे से सेटअप हम लोग डिस्कस करेंगे कि मोस्ले एक्सरे एक्सपेरिमेंट, उन्होंने एक्सरे ट्यूब कैसे बनाया था और कैसे एक्सरे को जनरेट किया गया था, वो डिटेल में डिस्कस करेंगे। बट फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ये है कि कोई मेटल प्लेट लेना है, और मेटल प्लेट के ऊपर जैसे आप इलेक्ट्रॉन फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, आप इसके ऊपर कैथोड रे या इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे हाई स्पीड से, हाई एनर्जी से, तो जैसे इससे टकराएगा, हिट करेगा, उसके बाद जो रे रिफ्लेक्ट करेगा, उसी रिफ्लेक्टेड रे को एक्सरे बोलते हैं। और ये भी हार्मफुल रेडिएशन है, हार्मफुल है ये एक्सरे अगर बॉडी पे जाता है, तो एक्सरे बॉडी पे जाने के बाद ये भी अगर हाथ पे गया तो ये अंदर तक चला जाता है, पेनिट्रेट कर देता है। तो इस एक्सरे में भी जैसे हार्मफुल है, बट कुछ सेकंड के लिए, मान लीजिए ये एक्सरे मेरे बॉडी पे गिरा और कुछ सेकंड, जस्ट 1 सेकंड के लिए गिरा, तो 1 सेकंड के लिए गिरा तो उतना डैमेज नहीं करता है। वो कॉस्मिक तो सीधे बर्न कर देगा, गामा तो क्रिएट कर देता है कैंसर, तब ब्लैक कर देगा, बट एक्सरे उतना हार्ड नहीं है। ठीक है, अगर वो 1 सेकंड की जगह 1 मिनट गिरा तब प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। ठीक है, एक्सरे होता है कि अगर हाथ पे आया और जस्ट एक्सरे 1 सेकंड के लिए गिरा, जस्ट बंद हो गया, तो 1 सेकंड के लिए उतना डैमेज नहीं करेगा। ठीक है, क्योंकि इसी के एक्सरे प्रॉपर्टी से ही हम लोग जितना भी, मान लीजिए बोन फ्रैक्चर है या अदर डिजीज का डायग्नोसिस करना है, बॉडी का एक्सरे लेते हैं, तो एक्सरे जब, जैसे मान लीजिए हाथ कहीं बोन फ्रैक्चर हो गया, तो बोन फ्रैक्चर में आप चाहते हैं एक्सरे, क्योंकि बाहर से तो दिखेगा नहीं कितना फ्रैक्चर है, कैसे वो टूटा हुआ है, या कितने जगह पे जॉइंट टूटा हुआ है, तो वो तो बाहर से नहीं दिखता है। अब इसको हम लोग ले जाते हैं एक्सरे करने के लिए। जैसे ही एक्सरे, यहाँ पे एक्सरे 1 सेकंड के लिए गिरेगा और पूरा एक्सरे इसके हाथ में एकदम पेनिट्रेट करते हुए अंदर जाएगा। नीचे प्लेट रहता है, उस प्लेट पे फोटो बना देगा कहाँ पे, किस लोकेशन पे, कितना जगह पे जॉइंट टूटा हुआ है वो। तो कुछ सेकंड के लिए आएगा एक्सरे, तो उसमें हार्मफुल नहीं होता है। बट वही अगर कुछ मिनट के लिए हुआ, 1 मिनट 2 मिनट के लिए रहा, तब वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है, तब वो हाई एनर्जी रेडिएशन में, मतलब तब डैमेज करना शुरू करता है बॉडी को। ठीक है, सो एक्सरे है हार्मफुल रेडिएशन, बट उसको भी हम लोग जब पढ़ेंगे जस्ट एक्सरे में, तो वहाँ भी हम लोग इसको 2 सेक्शन में बांट लेते हैं। ठीक है, एक होता है सॉफ्ट एक्सरे और दूसरा होता है हार्ड एक्सरे। ठीक है, जैसे हमारा स्किन क्या है, हम लोग का स्किन क्या है, सॉफ्ट है, और स्किन के अंदर जो बोन है, बोन का स्टडी करना है, या फ्रैक्चर को देखना है, या डिजीज को कहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है उसको लोकेट करना है, तो हम लोग एक्सरे।
एक्सरे यूज करते हैं। तो ये सॉफ्ट, स्किन सॉफ्ट है तो इस पर जो एक्सरे गिरेगा सॉफ्ट एक्सरे। सॉफ्ट एक्सरे बनाने का सिंपल तरीका है, ये मेटल जो है, मेटल का प्लेट, सॉफ्ट मेटल ले लें, कॉपर हो गया सॉफ्ट में आएगा, सिल्वर हो गया सॉफ्ट हुआ आपका, एल्युमिनियम प्लेट ले सकते हैं, ये सॉफ्ट हुआ, ठीक है। बट अगर हार्ड एक्सरे, मान लीजिए हमारा स्किन जो है, स्किन सॉफ्ट है, सॉफ्ट एक्सरे यूज कर रहे हैं, बट मान लीजिए मेटलर्जी करना हो, मेटलर्जी का मतलब मेटल का टेस्ट करना हो, मेटल का टेस्ट करना हो, उस मेटल, इतना बड़ा मेटल है, सॉलिड ब्लॉक है, और उसके अंदर टेस्ट करना है कि वो उसके अंदर क्या क्या इम्प्योरिटी मिला हुआ है, ठीक है। तो मेटल का टेस्ट जब करेंगे तो मेटल तो हार्ड हो गया, हम लोग का स्किन एकदम सॉफ्ट है, एकदम सॉफ्ट है, तो सॉफ्ट एक्सरे डालना है, वो ज़्यादा डैमेज ना करे, कुछ सेकंड के लिए गिरेगा और अंदर सारा आपका पिक्चर लेकर के जितना भी बोन का लोकेशन कैसे ब्रेक किया हो वो सब बता देगा, फोटो पे प्रिंट हो जाएगा। बट हाथ की जगह अगर यहाँ पे मेटल सॉलिड है, रॉक की तरह, पत्थर की तरह मेटल है, उसका स्टडी करना है, तो उसके स्टडी के लिए हम लोग हार्ड एक्सरे यूज करेंगे। हार्ड एक्सरे बनाने का सिंपल सा मेथड है वही कि ये मेटल प्लेट है, मेटल प्लेट, हार्ड मेटल ले लेंगे, हार्ड मेटल में टंगस्टन आ गया, प्लेटिनम आ गया, मोलिब्डेनम है, ये सब मेटल बहुत हार्ड है, तो उन सब मेटल का प्लेट लेंगे तो हार्ड एक्सरे आ जाता है। तो हार्ड एक्सरे जो होता है वो टेस्ट मेटलर्जी में, मेटलर्जी के अंदर टेस्ट ऑफ द मेटल, उसके अंदर इम्प्योरिटी या उसके लैटिस में कैसा स्ट्रक्चर है, कहाँ कहाँ खाली जगह है या कहाँ उसके अंदर कैविटी है, वो सब डिटेक्ट करने के लिए यूज करते हैं। तो हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे इसके बारे में, काफ़ी डिटेल में एक्सरे पढ़ेंगे। तो अभी सिर्फ छोटा सा वो जानना है कि एक्सरे कैसे जनरेट करते हैं, और अगर मेटल प्लेट सॉफ्ट मेटल लेंगे तो सॉफ्ट एक्सरे हो जाएगा, हार्ड मेटल लेंगे तो हार्ड एक्सरे हो जाएगा। तो वहां बना लेंगे आप मेटल प्लेट को ऐसे बना लेंगे। सो सॉफ्ट मेटल प्लेट लें, सॉफ्ट मेटल प्लेट मतलब आप ले सकते हैं एल्युमिनियम, कॉपर ले सकते हैं, सिल्वर ले सकते हैं, ये सब सारे सॉफ्ट मेटल। तो सॉफ्ट मेटल पे अगर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे आपको कैथोड रे इंसिडेंट करना है, सो जो रे इमिट करना है आपका, यहाँ पे जो रिफ्लेक्ट करेगा रे वो है सॉफ्ट एक्सरे। सॉफ्ट एक्सरे जो होता है यूज इन टेस्ट ऑफ द बोन फ्रैक्चर या एक्सरे स्कैनिंग। एयरपोर्ट पे आप जाते हैं तो आपका अपना लगेज को स्कैन कराते हैं, हर लगेज को स्कैनिंग होता है, ठीक है। तो लगेज जब स्कैनिंग होता है तो वहाँ भी आप चेक कर सकते हैं, वहाँ देखते हैं, वहाँ साइड से आप देखिएगा तो सब दिखेगा आपका लगेज। जैसे एक ट्रॉली जो आपका जाएगा, एक बॉक्स रहेगा, उस पर ऊपर से एक्सरे गिरते रहेगा, कंप्यूटर से कनेक्टेड रहेगा, तो आपके अंदर, बैग के अंदर क्या क्या आपने रखा है वो सारा स्क्रीन पे दिखने लगेगा। तो वही है पेनिट्रेटिंग पावर, वही एनर्जी कि आप बैग को, कोई किसी ने नहीं खोला, जस्ट बैग को अंदर चला गया एक्सरे, एक्सरे बैग के अंदर जाके सारा चीज़ों को लोकेट कर लिया कि कहाँ कहाँ आपने क्या क्या रखा हुआ है। सो स्कैनिंग, बैग का स्कैनिंग करना है, चाहो ना बॉडी को, जस्ट जॉइंट कहीं फ्रैक्चर हुआ है उसको टेस्ट करना है या डायग्नोसिस करना है। बल्कि इंटरनेशनल जब एयरपोर्ट पे जाते हैं तो कई कंट्री में इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे पूरा फुल बॉडी ही स्कैन कर लेता है लोग, पता भी नहीं चलेगा आपको। आप जस्ट आप वॉक कर रहे हैं, वॉक करते हुए जाएंगे, जस्ट एक रूट रहता है, रास्ता रहता है, उसी रास्ते से आप पास करिएगा, आपके ऊपर से पूरा बॉडी के ऊपर एक्सरे डाल देता है लोग, पूरा बॉडी के ऊपर एक्सरे आएगा, स्कैन कर लेगा आप लोग। उसमें होता है कि सबको नहीं करता हो, जिसको जिसके ऊपर शक रहता है। कई बार होता है ड्रग्स को ट्रांसफर करता है लोग, तो ड्रग्स का एक छोटा छोटा पैकेट बना लेता है लोग, छोटा छोटा पैकेट, एकदम रबर का पैकेट बना के बॉडी में जस्ट स्टोर कर लेगा, खा जाता है। इतना बड़ा बड़ा कैप्सूल टाइप का पैकेट बनाएगा ड्रग्स का, पूरा बॉडी में लेकर के जस्ट निकल जाएगा और पेट के अंदर जस्ट स्टोर हो जाएगा, और जहाँ पे जाना हो उस जगह जा करके ना सर्जरी करा करके सारा पैकेट को बाहर निकाल लेता है लोग। तो ऐसे केस में कई चीज़ होता है, ड्रग्स का है या गोल्ड का स्मगलिंग ऐसे करता है लोग। तो उस केस में कई कंट्री हैं कि आपने जस्ट जहाँ लगता है किसी पे कि हाँ ये डाउट हो जाता है या इनको इनपुट रहता है कि हाँ ये ट्रांसफ़र हो रहा है ड्रग्स का, तो उनको स्कैन कर लेते हैं, फुल बॉडी को ही स्कैन कर लेते हैं, पूरा बॉडी को ही स्कैन हो जाएगा, स्कैन हो गया कि बॉडी में कहीं कुछ छुपा तो नहीं रखा आपने।
तो ये सारे एक्सरे जो हैं सॉफ्ट एक्सरे हैं, जो आप एयरपोर्ट पे मोस्ट कॉमन एक्सरे बैक का स्कैनिंग करना है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे पूरा बॉडी को स्कैन कर लेता है लोग, और या फिर हम लोग जो मेडिकल डायग्नोसिस करते हैं कहीं कि बोन फ्रैक्चर तो नहीं हुआ या बॉडी में कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रहा है, तो उसके लिए जो एक्सरे यूज करेंगे वो सॉफ्ट एक्सरे है। सॉफ्ट मेटल लेना है, सॉफ्ट मेटल का प्लेट है ये, उसके ऊपर एक्सरे जब इंसिडेंट कैथोड रे इंसिडेंट करेंगे ना एक्सरे जनरेट होगा। तो सॉफ्ट एक्सरे यूज इन टेस्ट ऑफ बोन फ्रैक्चर। और वही अगर हार्ड मेटल लेंगे, हार्ड मेटल प्लेट ले लीजिए, सेम बना लीजिए, हार्ड मेटल प्लेट ले रहे हैं तो वो हार्ड एक्सरे हो जाएगा। हार्ड मेटल प्लेट में जैसे आप मोलिब्डेनम ले सकते हैं, टंगस्टन सबसे हार्ड टंगस्टन ले लीजिए, प्लेटिनम ले लीजिए, मोलिब्डेनम ले सकते हैं, मोलिब्डेनम MO सॉरी। सो प्लेटिनम, पैलेडियम, मोलिब्डेनम, टंगस्टन ये ले सकते हैं। तो यहाँ से आपको हार्ड एक्सरे मिलेगा। यूज इन टेस्ट ऑफ मेटल। तो मेटल का टेस्ट करने में यूज करते हैं। लिख लीजिए, मैं बताता हूँ मेटल टेस्ट कैसे करते हैं। जैसे ये हार्ड एक्सरे हुआ, हार्ड एक्सरे भी कई जगह मिल जाता है। सबसे कॉमन हार्ड एक्सरे जो है ज्वेलरी का शोरूम में, जहाँ गोल्ड और सिल्वर ज्वेलरी जो बड़े बड़े शोरूम हैं, उन शोरूम में आजकल रखा रहता है कैरेटोमीटर। कैरेटोमीटर का मतलब प्योरिटी ऑफ द गोल्ड की प्योरिटी को चेक कर सकते हैं। तो जो आप गोल्ड का रिंग ले रहे हैं तो वो कितना कैरेट है, कितना परसेंट प्योर है। पहले के टाइम में था लोग कि बस ज्वेलर्स ने बोला कि हाँ ये इतना कैरेट है, लोग पैसा दे दिया, चला आया। बाद में पता चला कि वो चीटिंग होता है। आपसे पैसा लिया गया 24 कैरेट 22 कैरेट का और वो निकलता है 15 कैरेट 16 कैरेट, तो चीटिंग हो जाता है। तो आज के टाइम में जो बड़े बड़े शोरूम हैं, बड़े बड़े जो ब्रांडेड स्टोर हैं, सब अपने यहाँ कैरेटोमीटर रखते हैं। कैरेटोमीटर में आप परचेज करिए, उनके सामने चेक कर सकते हैं कि हाँ आपके गोल्ड की प्योरिटी कितनी है, कितना परसेंट इसमें गोल्ड है, 22 कैरेट है या 24 कैरेट है, वो तुरंत चेक कर सकते हैं। 1 मिनट का प्रोसेस है, 1 मिनट का प्रोसेस है। इवन वो लोग तो ऑफर करते हैं कि आप कोई भी अपने घर में पुराना ज्वेलरी है वो भी ला के चेक कर सकते हैं, उनके यहाँ फ्री में चेक कर सकते हैं। मैनुअली ऑपरेटेड रहता है, आप भी खड़ा होकर वहाँ चेक कर सकते हो, वो एकदम आसान है। तो तरीका क्या है, सेम यही तो होता है। वहाँ भी एक्सरे का ही कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। तो एक्सरे कॉन्सेप्ट है, मान लीजिए आपके पास जैसे गोल्ड रिंग है, आप कोई भी ऐसा गोल्ड रिंग रखे हुए, ये गोल्ड है, ठीक है, और रिंग है, ठीक है। तो वो वहाँ एक प्लेटफॉर्म बना रहता है, प्लेटफॉर्म में वहाँ फिट कर लीजिए गोल्ड का रिंग, और ऊपर से जैसे आप ऑन करेंगे तो ऑन करते ही ऊपर से एक्सरे आएगा। यही हार्ड एक्सरे होता है। एक्सरे जो है वो हार्ड एक्सरे। मान लीजिए गोल्ड का रिंग है ऐसे, और जैसे ऊपर से आएगा एक्सरे ऐसे गिरेगा, विजिबल नहीं है, एक्सरे दिखेगा नहीं आपको गिरते हुए नहीं दिखेगा, बट ऑन करेंगे तो वो पता चल जाएगा कि वो मशीन स्टार्ट हो चुका है। तो ये है एक्सरे, और कई जगह पे उस पर ऐसे इंसिडेंट हो, ठीक है, ये है एक्सरे होता है।
तो सेम कॉन्सेप्ट सेम है, जैसे हम लोग का जस्ट बॉडी है, इसके अंदर बोन है, बोन हम लोग को दिखता नहीं है, बट आप जैसे एक्सरे डालेंगे तो एक्सरे पेनिट्रेट करेगा, इसके अंदर चला जाएगा, इसके अंदर जाके सारा स्ट्रक्चर जो बोन स्ट्रक्चर है नीचे रखे हुए जो एक एक्सरे स्क्रीन रहेगा उस पर फोटो बना देते हैं। एग्जैक्टली सेम वही कॉन्सेप्ट है कि आपका गोल्ड है, गोल्ड का रिंग है, बाहर में गोल्ड है, बट अंदर में क्या मटेरियल भर दिया गया है, मान लीजिए इसमें डाउट हो तो बस आप ऐसे लगाइए, एक्सरे ऊपर से डाल दीजिए, एक्सरे वो रहता है उसमें, एक्सरे गिरेगा, जैसे एक्सरे गिरेगा वो एकदम इसके अंदर चला जाएगा, एकदम अंदर तक चला जाएगा एक्सरे। जैसे एक्सरे हम लोग बॉडी के अंदर बोन तक पहुंच जाता है, वैसे इसके अंदर सरफेस तक, अंदर सरफेस से होते हुए एकदम इनर सेल तक पहुंचेगा। और जैसे उसको डाउट होगा कि इस गोल्ड के अंदर कुछ एल्युमिनियम है या कॉपर है, सिल्वर है, तो सारा कंप्यूटर रहेगा स्क्रीन के ऊपर लिखना शुरू करेगा कि इसके अंदर इतना परसेंट गोल्ड है, इतना परसेंट सिल्वर है, इतना परसेंट कॉपर है, तो जो जो इम्प्योरिटी रहेगा वो डिटेक्ट कर देगा। तो टेस्ट ऑफ द मेटल, मेटल का टेस्ट ये जैसे हम लोग बोन फ्रैक्चर के लिए इसका टेस्ट करते हैं, तो इसमें सॉफ्ट एक्सरे चाहिए, या एयरपोर्ट पे जो बैग को स्कैन कराते हैं हम लोग, सॉफ्ट एक्सरे, क्योंकि बैग सॉफ्ट है उसके ऊपर सॉफ्ट एक्सरे जाएगा। मेटल हार्ड है तो हार्ड मेटल है तो हार्ड एक्सरे यूज करते हैं। अब सब देखा हुआ एक्सरे आपका एयरपोर्ट पे स्कैनिंग में आप देखेंगे सामने दिखता है एक्सरे, ट्रॉली एक्सरे जा रहा है, एक्सरे ऊपर से गिर रहा है, बैग जा रहा है, उसमें सारा चीज़ दिखेगा। और ये मार्केट में हर बहुत सारा शोरूम में अवेलेबल है कैरेटोमीटर। तो गोल्ड का प्योरिटी को चेक करने के लिए कैरेटोमीटर जैसे यूज करते हैं, उस तरह पूरा मेटल इनऑर्गेनिक में भी कहीं भी चेक करना हो कि उसके अंदर खाली जगह है, वॉइड है, लैटिस टूट गया, क्या इम्प्योरिटी है, सब एक्सरे यूज करते हैं। हम लोग इसको डिटेल में पढ़ेंगे, एक्सरे के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। एक मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है जो आईटी एडवांस का आया हुआ है, बट अभी तक ये 5 बार पूछ चुका है क्वेश्चन। आईटी एडवांस में एक बार पूछा हुआ एडवांस में, बाकी एम्स में, नीट में, आईटी मेन में, हर एग्जाम में पूछा हुआ। अभी तो यहाँ आप तुरंत बना देंगे, मैं क्वेश्चन लिखूंगा आप 1 सेकंड में बोल देंगे, बट एग्जाम में आप फंस जाइएगा। एग्जाम में बहुत सारे लोग होते हैं कि एकदम एकदम 5 मिनट बर्बाद करके चले आते हैं और गलत गलत आंसर करते हैं। मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, आप देखेंगे, अभी तो तुरंत बना देंगे आप। ये क्वेश्चन है छोटा सा। ये आईटी एडवांस का क्वेश्चन है, बट ये हर एग्जाम में, पीएमटी में, चाहे आईटी मेन में, चाहे एम्स में, हर एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। एक बार फिर से रीड कर लेंगे। अ कैथोड रे द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन विथ एनर्जी 20 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये देखिए आपका, ये है कैथोड रे। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे कैथोड रे है और इसका एनर्जी, इसका काइनेटिक एनर्जी जो लिखा हुआ है वो है 20 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये लिखा हुआ 20 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इंसिडेंट ऑन अ मेटल, ये मेटल प्लेट है, यहाँ पे एक मेटल प्लेट हुआ और मेटल प्लेट लिखा हुआ है, ड्राइंग में कर रहा हूँ। तो इस मेटल प्लेट का एटॉमिक नंबर Z लिखा हुआ 40, ये गिवन है, एटॉमिक नंबर ऑफ मेटल प्लेट 40। नाउ नेक्स्ट पूछा जा रहा है कि जो एक्सरे इमिट कर रहा है, और एक्सरे जो इमिट कर रहा है उसका स्पीड चाहिए। देखिए
फिगर वगैरह बनाने की कोई ज़रूरत नहीं था। क्वेश्चन 1 सेकेंड क्वेश्चन है, ठीक है। ये सब डाटा, ये काइनेटिक एनर्जी, एटॉमिक नंबर, ये सब बेकार का डाटा है। वो आपको बस आपके ब्रेन को डेवलप करने के लिए दिया हुआ है कि आपको ये डाटा दिया हुआ है कि आप सोचें इसके बारे में, उसके बारे में सोचें, जबकि कुछ नहीं सोचना था। इसका आंसर 1 सेकेंड, द स्पीड ऑफ एक्सरे इज सेम एट द स्पीड ऑफ लाइट। आंसर है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। एक्सरे, गामा रे, कॉस्मिक रे, अल्ट्रावायलेट, विजिबल, इंफ्रा, माइक्रो, रेडियो, सारे के सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। और जितने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, सारा रेडिएशन का स्पीड इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट। सारे रेडिएशन एक ही स्पीड से चलते हैं। कितना आसान से। सो ये कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए इधर डाटा दे दिया, इधर डाटा दे दिया कि आप इसके बारे में उलझे रहें, सोच सोच के इधर सोचेंगे कैसे हमें बनाना है, जबकि आंसर यहाँ 1 सेकेंड का था कि स्पीड ऑफ इमिटेड एक्सरे इज इक्वल टू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। क्योंकि एक्सरे एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, सारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का एक ही स्पीड होता है, वो है स्पीड ऑफ लाइट। इधर कहीं इसकी जरूरत नहीं था, इसका कहीं कोई जरूरत नहीं था। ऐसे आईटी में बहुत सारे क्वेश्चन है, ये अकेला नहीं, बहुत सारे क्वेश्चन है जिसमें अननेसेसरी डाटा मिल जाएगा आपको और आप डाटा में फंस जाइएगा, सोचेगा कि इसको कहाँ यूज करना है, जबकि उसका कहीं एप्लीकेशन नहीं होता। तो ये एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। अभी तो तुरंत पढ़े हुए हैं इसलिए अभी सारे लोग क्लास में देता हूँ तो सब लोग बना देते हैं, बट यही एग्जाम में जब देता हूँ तो लोग खोजने लगेगा कि यहाँ से कैसे बनाया जाए। बहुत सारे लोग ऐसे बनाते हैं, बहुत सारे लोग ऑफिस में आके बोलते हैं सर ऐसे क्यों नहीं लगा दें हम लोग, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ और m और v², ऐसे हम लोग सॉल्व कर लेते हैं और ये डाटा रख लेंगे, यूनिट सही कर लेंगे, यहाँ मास रख देंगे, स्पीड निकाल देंगे तो स्पीड बन जाएगा। तो मैं पूछता हूँ कि अच्छा आप बताइए ये काइनेटिक एनर्जी किसका लिखा हुआ है, तो लोग बोलते हैं सर कैथोड रे का लिखा हुआ है, कैथोड रे का। तो पूछता हूँ कि मास किसका लीजिएगा, तो मास इलेक्ट्रॉन का ले लेंगे क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन होता है कैथोड रे। तो मैं पूछता हूँ कि ठीक है मास आपने इलेक्ट्रॉन का लिया, एनर्जी इलेक्ट्रॉन का लिया, तो स्पीड किसका निकलेगा, तो स्पीड इलेक्ट्रॉन का निकलेगा। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए स्पीड ऑफ एक्सरे, तो नहीं बन पाएगा, एक्सरे चाहिए ना। कई लोग बोलते हैं सर इससे लगा के बनेगा, नहीं बन जाएगा, तो नहीं बनेगा। बनेगा एक तो आपसे गलत बनेगा और वो आएगा भी, तो वो स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन आएगा जो हमें नहीं निकालना है, हम लोग को निकालना है स्पीड ऑफ इमिटेड एक्सरे। सो आप नोट कर लेंगे कि एक्सरे स्पीड फिक्स है, सो इसमें सोचना ही नहीं था। सो स्पीड इज इक्वल टू c, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, क्योंकि ये है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। सो आज के लिए इतना हम लोग स्टॉप करते हैं इतने पे। नेक्स्ट क्लास इसके आगे मैं कंटिन्यू करूंगा। अभी थ्योरी बहुत है, आप नोट करते रहेंगे, एक एक लाइन आप नोट करेंगे। क्वेश्चन भी बना सकते हैं, लेक्चर 2 में 25 क्वेश्चन ट्राई करिए ना, ठीक है। और कुछ क्वेश्चन मैं अभी स्लाइड बना के डाल देता हूँ, कुछ अभी क्वेश्चन आप ट्राई करिएगा, ठीक है। अभी कम से कम 10-15 क्वेश्चन जो भी आया हुआ है मैं स्लाइड बना के यहाँ पे प्रेजेंट कर देता हूँ। आप कोशिश करिएगा, एक एक सेकेंड का है, देख के तुरंत बन जाएगा आपको। सो नेक्स्ट क्लास फिर।